सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बांग में खंड 4, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ। बहुत ही कठिन विषय हम कह सकते हैं, महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन प्रांतीय कार्यपालिका के तहत दोहरी शासन प्रणाली एवं एकीकृत शासन व्यवस्था में आज बाबा साहब के क्या इस संबंध में विचार हैं। क्या दोहरा जो प्रणाली है शासन व्यवस्था की, वो बाबा साहब की नज़र में अच्छी है या एकीकृत व्यवस्था अच्छी है। इस संबंध में विस्तार से बाबा साहब के विचारों को हम लोग जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। पेज नंबर 17 से लेकर आज काफ़ी लंबा अम्बेडकर संदेश होगा। आपको धैर्य बनाकर अम्बेडकर संदेश को वाच करना होगा 22 पेज तक। तो सम्मानित साथियों, यहाँ पर इससे पहले कि हम इस अम्बेडकर संदेश को शुरू करें, आप जान लीजिए कि आखिर दोहरा शासन व्यवस्था है क्या। सन 1919 में जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर शासन व्यवस्था को लागू किया गया, भारत देश में लागू किया गया, उसके बारे में आइए संक्षिप्त रिपोर्ट हम जान लेते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था क्या है। सम्मानित साथियों, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन यानी कि दोहरी शासन प्रणाली लागू की गई थी, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें स्वशासन के लिए तैयार करना था। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय, ये विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में थे, जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं थे। हस्तांतरित विषय, ये विषय गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किए जाते थे। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाए और उन्हें धीरे धीरे स्वशासन का अनुभव कराया जाए। हालांकि ये प्रणाली पूरी तरह सफल नहीं रही, क्योंकि इसमें कई कमियां थी और बाद में 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। आज हम लोग इसी बारे में विस्तार से जान रहे हैं कि इस दोहरी प्रणाली जो शासन व्यवस्था की थी, बाबा साहब ने अपने क्या विचार व्यक्त किए, बाबा साहब ने क्या राय व्यक्त की। विस्तार से और बारीकी से बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। हमारे साथियों, बाबा साहब लिखते हैं कि इंग्लैंड में भी जहाँ कैबिनेट का दबदबा यथासंभव पूरा है, कोई भी प्रधानमंत्री सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त के लिए ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेगा जो हाउस ऑफ कॉमन्स को स्वीकार न हो। बम्बई विधान परिषद इस संदर्भ में भी अशक्त थी। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक पदों पर हमेशा उपलब्ध सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं चुने गए। लेकिन मान लीजिए कि परिषद सुगठित होती है और कार्यपालिका पर अपनी इच्छा कारगर ढंग से लागू करती है, तो क्या परिणाम होता? क्या इससे दोहरी शासन प्रणाली उत्तरदायी शासन प्रणाली के रूप में कार्य करती? भाषा कहते हैं, मेरा जवाब है कदापि नहीं, क्योंकि कार्यपालिका के विरुद्ध विधायिका के किसी भी कारगर कदम का केवल एक ही परिणाम हो सकता है, और वह है गवर्नर द्वारा निलंबन और प्रमाणन की उन आपातकालीन शक्तियों का उपयोग जो उसे अधिनियम के अधीन प्राप्त हैं। विधायिका द्वारा सख्त कदम उठाने का यही अनिवार्य परिणाम होता है। इसके प्रमाण वे सब प्रांत है जहां संविधान निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसे स्वीकार करने का मतलब ये भी स्वीकार करना है कि ज्यों ही परिषद अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग करना शुरू करेगी, दोहरी शासन प्रणाली लड़खड़ाएगी ही, अगर उसे गवर्नर की आपातकालीन शक्तियों का सहारा न मिले। अतः स्पष्ट है कि दोनों सूरतों में दोहरी शासन प्रणाली असफल हो जाती है। यह विधायिका की निष्क्रियता के कारण असफल होती है, जैसा कि बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ। यह विधायिका की क्रियाशीलता के कारण असफल होती है, जैसा कि मध्य प्रांतों में हुआ। एक सूरत में विधायिका की कमजोरी के कारण कार्यपालिका को लापरवाही की आज़ादी मिल जाती है। दूसरी सूरत में विधायिका अपनी क्रियाशीलता से गवर्नर को गैर जिम्मेदार कार्यपालिका बनाए रखने के लिए मजबूर करती है। मेरे साथियों, हम आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ अभी सब्सक्राइब कर लें,
ताकि हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश के माध्यम से जो बाबा साहब के विभिन्न लेख, स्पीच हम लेकर उपस्थित होते हैं, समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाबा साहब लिखते हैं कि बहुत से लोगों ने ये सुझाव दिया है कि यदि गवर्नर ने धारा 52(3) के उपबंधों और संयुक्त संसदीय समिति की सलाह के अनुसार संवैधानिक प्रमुख की भूमिका स्वयं निभाई होती तो दोहरी शासन व्यवस्था बेहतर तरीके से चलती। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ। पासा कहते हैं, पहले तो इस दावे की पुष्टि के लिए तथ्यों का ऐसा कोई आधार नहीं है कि गवर्नर संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए बाध्य था। अक्सर ये भुला दिया जाता है कि भले ही दोहरी शासन व्यवस्था उत्तरदायी शासन प्रणाली के रूप में चुनी गई थी, जिसका तात्पर्य मंत्रियों के साथ गवर्नर का संबंध संवैधानिक प्रमुख का होना था, लेकिन संयुक्त रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि उसका दर्जा घटाकर वैसा नहीं किया जाना था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नहीं चाहते कि गवर्नर शुरू से ही केवल संवैधानिक गवर्नर की हैसियत से रहे, जो अपने मंत्रियों का निर्णय स्वीकार करने के लिए बाध्य हो। हमने उसके लिए नियंत्रण का अधिकार आरक्षित किया, क्योंकि हम उसे प्रशासन के लिए सामान्यतः उत्तरदायी मानते हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने यह सिफारिश भी नहीं की कि वह संवैधानिक गवर्नर के रूप में कार्य करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5 में स्पष्ट रूप से कहा है कि गवर्नर मंत्रियों की सहायता व उनका मार्गदर्शन करेगा और यथासंभव उनकी सलाह को स्वीकार करेगा तथा उनकी नीति को बढ़ावा देगा। इस कथन का कोई औचित्य नहीं है कि समिति चाहती थी कि वह संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाए। वस्तुतः ऐसा आशय अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध होगा, क्योंकि इन उपबंधों के अनुसार गवर्नर की तानाशाही शक्तियां जानबूझकर आरक्षित की गई थी। संयुक्त रिपोर्ट या संसदीय समिति की रिपोर्ट उनके प्रयोग द्वारा रद्द नहीं करती। इस प्रकार यदि गवर्नर ने स्वयं शासन किया है और आपने अपने माध्यम से मंत्रियों को शासन नहीं करने दिया है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि ये मान लिया जाए कि गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना चाहिए था, तो पुनः सवाल उठता है कि क्या इससे दोहरी शासन प्रणाली उत्तरदायी शासन हो सकती थी? इस सवाल का भी मेरा जवाब है नहीं। मेरे साथियों, लगातार दोहरी शासन व्यवस्था का बाबा साहब प्रतिकार कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं, और आपने देखा किस तरह से 1935 में जाकर ये धराशायी हो जाती है। और इस व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो मात्र 15 साल ही बड़ी मुश्किल से चल पाई थी, क्योंकि इतनी कमियां थी। और बाबा साहब ने देखिए समय रहते ही विश्लेषण किया था। इतने दूरदर्शी थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस बात को हमें समझना होगा। जो यहाँ पर पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था लागू की, वो अंततः धराशायी हो जाती है 1935 में जाकर। 1919 से लागू होकर 1935 तक चलती है। तो मेरे साथियों, बाबा साहब ने इस तरह से लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, लगातार आपत्ति जता रहे थे। दोहरी शासन व्यवस्था को व्यवहारिक नहीं कह रहे थे कि व्यवहारिक नहीं है ये व्यवस्था, और वही हुआ आखिर में। तब बाबा साहब लिखते हैं, क्योंकि मैं जो स्थिति समझता हूँ उसके अनुसार यदि आप गवर्नर की शक्ति छीन लें और उसे संवैधानिक प्रमुख बना दें, तो आप शासन के आरक्षित पक्ष, जैसा कि आपको मालूम है 2 पक्ष यहाँ पर हैं 1919 अधिनियम के तहत। नंबर 1 आरक्षित पक्ष और दूसरा हस्तांतरित पक्ष। तब बाबा साहब कहते हैं कि आरक्षित पक्ष के अस्तित्व को जनता द्वारा निर्वाचित सदन के आक्रमण के लिए छोड़ देते हैं। गवर्नर की सुरक्षा से वंचित आरक्षित पक्ष के पास इस संकट से बचने का केवल एक ही उपाय है, और वह है परिषद की इच्छा अनुसार शासन के लिए सहमत होना। दूसरे शब्दों में, यदि आप उन्हें गवर्नर की पहुंच से दूर कर दें, तो उन्हें हस्तांतरित पक्ष के बराबर रखने के अतिरिक्त आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। इसे दूसरे ढंग से हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि आपकी इच्छा गवर्नर की हैसियत घटाकर संवैधानिक प्रमुख बनाने की है, तो पहले दोहरे शासन का अंत कर देना चाहिए। पासा कहते हैं कि अभी तक मैंने इस दृष्टिकोण का विरोध किया है कि दोहरी शासन प्रणाली ऐसी नहीं है कि उसे कुछ अन्य कारणों ने अव्यवहारिक बना दिया है। साथ ही मैंने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि ये शासन प्रणाली अपने निहित दोषों के कारण न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि उत्तरदायी शासन के रूप में चलने में भी असमर्थ है। इसमें कोई शक नहीं कि पूर्ण दोहरेपन वाला दोहरा शासन, जिसमें 2 अलग अलग शासन और 2 अलग अलग विधायिकाएं हों, उस आलोचना से मुक्त हैं जो प्रचलित दोहरे शासन वाले दोहरेपन के संदर्भ में की जाती हैं। एक में विधायिका कार्यपालिका के अधीन है और दूसरे में कार्यपालिका विधायिका के अधीन है। लेकिन दोहरे शासन वाले दोहरेपन का विकल्प भारत शासन ने 1919 में अस्वीकार कर दिया था। भाषा लिखते हैं कि इसके बारे में भी वही आपत्ति की जाती है जो मौले
मिंटो सुधारो द्वारा स्थापित शासन प्रणाली के बारे में की जाती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में जितने जोरदार ढंग से ये आपत्ति की गई है उतनी कभी नहीं की गई है। भारत में राजनीतिक जीवन के उदय के समय ऐसी प्रणाली को दोबारा अपनाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अतः मैं ऐसी प्रणाली का सहारा लेने के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। दोहरे शासन को खत्म करने के सारे विषय मंत्रियों को सौंपना ही एकमात्र विकल्प बचा है। अभी तक मैंने अपने उन साथियों की सिफारिशों के विरोध के सामान्य कारण बताए हैं जिन्होंने दोहरे शासन को चालू रखने की स्वीकृति दी है। अब मैं विशेष मुद्दे अर्थात कानून और व्यवस्था के सतत आरक्षण के बारे में अपने विरोध के कारण बताता हूँ। किसी मंत्री को कानून और व्यवस्था का कार्यभार सौंपने के विरोध में मुख्य तर्क ये है कि मंत्री मतदाताओं की इच्छा के अधीन होता है और परिषद में प्रतिकूल मतदान द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वह विभाग का काम निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाएगा। अतः डर है इस स्थिति के परिणाम स्वरूप उस विभाग की सेवाओं की स्थिति भ्रामक हो जाएगी, क्योंकि मंत्रियों को मालूम नहीं होता कि कब उनका समर्थन किया जाएगा और कब उनकी निंदा की जाएगी। अतः इस अनिश्चितता से उनका काम ठप हो जाएगा और शांति और सुशासन का गंभीर अहित होगा। ये भी कहा गया कि अरसे से हिंदू मुस्लिम दंगों का सिलसिला आम बात हो गई है और इन्हें देखते हुए हमें कानून और व्यवस्था का कार्यभार किसी मंत्री को नहीं सौंपना चाहिए। कारण यह है कि मंत्री जनमत के ज्वार भाटे से डामाडोल होता रहता है और वह सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है, चाहे वे हिंदुओं के हों या मुसलमानों के हों। कितनी दूरदर्शिता थी बाबा साहब में। यहाँ पर बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगों का सिलसिला आम बात हो गई है और इसलिए कानून व्यवस्था मंत्रियों के हाथों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डामाडोल होते रहते हैं, उनकी विचारधारा स्थायी नहीं होती है। वो वोट के चक्कर में कभी किसी का पक्ष कभी किसी का पक्ष ले सकते हैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि साफ बात यह है कि इस तर्क का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यद्यपि मेरे साथी इससे काफी प्रभावित हुए लगते हैं। ये तो नौकरशाही का घिसा पिटा तर्क है। इसे मानने का मतलब ये मानना है कि नौकरशाही का शासन सबसे अच्छा शासन है। भारत में लोग दुर्भाग्य से नौकरशाही के शासन को इतने समय से जानते हैं कि कोई भी ऐसे तर्क से धोखा नहीं खा सकता। ये इतना निरंकुश है कि इसे स्वीकार करना हर प्रकार के उत्तरदायी शासन को नकारना होगा। उत्तरदायी शासन का पिछला इतिहास कुछ भी रहा हो, ये मानना पड़ेगा कि इसने भारत में डेरा जमा लिया है। यदि समय के साथ साथ कोई परिवर्तन हो तो इस सिद्धांत के विस्तार की दिशा में ही होना चाहिए। अतः ऐसी कोई भी योजना जो इस मूल सिद्धांत के विस्तार में बाधक है, शासन और जनता के बीच गंभीर संघर्ष पैदा करेगी। मुझे नौकरशाही के तर्क के अनुसार चलकर अनावश्यक रूप से ऐसा संघर्ष पैदा करने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि मेरे विचार से ऐसा कोई अनुभव नहीं है जिससे ये डर हो कि मंत्री सदन में अपने अनुयायियों के हो हल्ले के आगे झुक जाएंगे या उनके अनुयायियों का रवैया द्वेषपूर्ण होगा। उनको लेकर ऐसी कोई आशंका उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। 1922 में जब गांधी जी का प्रभाव अपने चरम शिखर पर था तो असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा स्थानीय बोर्डों तथा म्यूनिसिपैलिटियों पर अधिकार कर लिए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इससे हम कह सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मतदाताओं की इच्छा अनिच्छा का विचार किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने के लिए मंत्रियों पर भरोसा किया जा सकता है। एक बार पुनः यहाँ पर बाबा साहब मंत्रियों पर भरोसा करने की बात कह रहे हैं। बादशाह लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि सरकार के सदस्य इस बात की गवाही देंगे कि बंबई विधान परिषद ने सदा अपेक्षित संयम से काम लिया है, जो उत्तरदायित्व बोध के साथ प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई ये मानने को मजबूर हो कि सांप्रदायिक भावना और सांप्रदायिक संघर्ष के समय सदन शांत नहीं रह जाता, तो ये हस्तांतरण के विरुद्ध तर्क नहीं है, क्योंकि इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि चाहे दूसरे संप्रदाय के प्रति किसी संप्रदाय का रवैया कैसा भी हो, अव्यवस्था में उसका कोई ऐसा निहित स्वार्थ नहीं होता जिसके कारण वह अपने मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों को इतना गैर जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाए कि वे शांति तथा सद्भाव के विरुद्ध ही अपने कदम उठाने लगे। अतः जो लोग कानून और व्यवस्था के आरक्षण का समर्थन करते हैं, उनके दिल और दिमाग पर अनदेखा, अनजाना और अपरिचित डर बैठा हुआ है। मेरे साथी हस्तांतरण की सिफारिश न करने में निसंदेह बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वे ऐसा करके अति विवेकपूर्ण रास्ते पर चल रहे हैं। कारण यह है कि अत्यधिक सावधानी ऐसा प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती जिससे पता चल सके कि डर असली है या नहीं, जबकि अति विवेक ऐसा प्रयोग करने की मांग करता है। कानून और व्यवस्था को हस्तांतरित करने के विरुद्ध अब जिस अनजाने डर की दुहाई दी जा रही है, इसी डर की दुहाई 1919 में मंत्रियों को वे विषय
सौंपने के विरुद्ध दी गई थी, जो अब उनके अधीन है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत शासन दोनों ने इन तर्कों की उपेक्षा की और ये जोखिम उठाने की अनुमति प्रदान की। कानून और व्यवस्था के बारे में मैं वैसा ही रवैया अपनाना चाहता हूं। भाषा लिखते हैं कि लेकिन एक अन्य कारण से भी हमें ये प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि हम इसे अविलंब करें। स्पष्ट है, किसी विषय के हस्तांतरण के साथ सेवाओं में भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी। हो सकता है कि यूरोपीय कर्मचारियों की अपेक्षा भारतीय कर्मचारी कम कुशल हों और वे कम अनुभवी तो हैं ही। कानून और व्यवस्था के हस्तांतरण को टालने का अर्थ है संक्रमण की हर अवस्था से जुड़े खतरों को बढ़ाना। अतः तुरंत ऐसा कदम उठाकर उस स्थिति से उभरना सर्वाधिक सुरक्षित उपाय है, क्योंकि अभी भी हमारे पास अनुभवी प्रशिक्षित सिविल अधिकारी हैं। यथासंभव कम से कम अव्यवस्था के साथ नए संविधान का संचालन करने में उनकी निष्ठापूर्ण सहायता पर भरोसा किया जा सकता है। मेरे लिए एक खुशी की बात है कि यह सुझाव एक महत्वपूर्ण अधिकारी ने दिया है। वस्तुतः यह सुझाव एक अनुभवी सिविल अधिकारी का है, जिसने अपने विचार एक नोट के रूप में श्री बारकर को सूचित किए थे। श्री बारकर ने अपनी पुस्तक फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ICS में पुनः प्रस्तुत किया है। श्री बारकर ने कहा कि एक अनुभवी सिविल अधिकारी द्वारा लिखे गए नोट से मैं ऐसी आलोचना की कुछ पंक्तियां देना चाहता हूं। नोट के लेखक का सबसे पहला तर्क है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और माल गुजारी तथा काश्तकारी के अधिकारों से संबंधित मामले हस्तांतरित किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि इन विभागों का प्रशासन भारत में सेवाओं की सबसे योग्य तथा शक्तिशाली शाखा इंडियन सिविल सर्विस द्वारा किया जाता है। उनके प्रशासन के सिद्धांत काफी पहले निर्धारित किए गए हैं और भली प्रकार समझे बूझे हैं। इस सेवा की अपनी महान परंपरा है, जिससे सुनिश्चित है कि प्रशासन को सर्वोत्तम सहायता तथा स्पष्ट सलाह मिलेगी। ये भी मानी हुई बात है कि भारत के लोग बहुत शांतिप्रिय हैं और उन पर आसानी से शासन किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है, भारत के बारे में क्या सोच यहाँ पर है उसको यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। ये भी मानी हुई बात है कि भारत के लोग बहुत शांतिप्रिय हैं और उन पर आसानी से शासन किया जा सकता है। और ये उदाहरण भी है, कभी मुगलों ने शासन किया तो कभी अंग्रेजों ने शासन किया। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि ये दूसरी बात है कि जात या धर्म को प्रभावित करने वाली बातों से वे कभी कभी उत्तेजित हो सकते हैं। अतः कानून और व्यवस्था कायम रखने का काम बहुत कठिन नहीं है। यह तर्क कि मालगुजारी और काश्तकारी के मसले विधायिका में प्रतिनिधित्व करने वाले वर्गों के हितों की अपेक्षा जनता के हितों को अधिक प्रभावित करते हैं, प्रांतों के लिए प्रस्तावित मताधिकार और निर्वाचन की योजना से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जो व्यक्ति खंडों में विभक्त प्रणाली का प्रबल समर्थक है और विभागों के विशेष रूप से कानून और व्यवस्था तथा मालगुजारी प्रशासन संबंधित विभागों के हस्तांतरण से डरता है, वह भी स्वीकार करता है कि वह अपनी ही योजना से डरा हुआ है। भले ही मैं दोहरे शासन का समर्थक हूं, फिर भी मुझे ये प्रयोग करने में डरना नहीं चाहिए। कारण यह है कि मुझे आशा है कि मंत्रियों में इतनी सहज बुद्धि, सद्भावना और धैर्य होना ही चाहिए जो किसी भी योजना की सफलता के लिए अति आवश्यक है, चाहे वह दोहरे शासन से संबंध रखे या न रखे। बस आगे लिखते हैं, कानून और व्यवस्था के हस्तांतरण के बारे में अल्पसंख्यकों की चिंता को मैं भली प्रकार समझता हूं, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि वे आरक्षण से किस प्रकार फायदे की उम्मीद करते हैं। यदि नौकरशाह कोई भारतीय हो तो व्यक्तिगत पक्षपात के विचार से कानून और व्यवस्था के प्रभारी के रूप में किसी नौकरशाह और मंत्री में कोई अंतर नहीं होगा। यदि प्रभारी कोई यूरोपीय हो तो अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि वह तटस्थ होगा, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तटस्थ व्यक्ति पक्षपात रहित होगा ही। इसके विपरीत तटस्थ व्यक्ति की अपनी रुचि और पूर्वाग्रह भी होते हैं, और यदि उसकी ऐसी कोई रुचि नहीं है तो वह उपेक्षा कर सकता है। अतः कानून और व्यवस्था के आरक्षण के लिए आतुर अल्पसंख्यकों के लिए यूरोपीय नौकरशाह अनिश्चित लाभ वाला सिद्ध होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अल्पसंख्यकों के कुछ प्रतिनिधि क्यों इस बात को अनुभव नहीं कर पाते कि नौकरशाही के मुकाबले मंत्री स्तर की प्रणाली उन्हें कहीं अधिक लाभ पहुंचाती है। कार्यपालिका के कामों पर नियंत्रण की शक्ति ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की सबसे अच्छी गारंटी है। नौकरशाही तंत्र पर इस नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं होता। यदि यह अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है तो केवल इसलिए कि ये ऐसा करना चाहता है, लेकिन यदि
कभी वह कोई कार्रवाई न करना चाहे तो अल्पसंख्यकों के पास कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में मंत्री पर हुक्म चलाया जा सकता है, लेकिन नौकरशाह को सलाह भी नहीं दी जा सकती। नौकरशाह और मंत्री के शासन में मुझे यही महत्वपूर्ण अंतर मालूम होता है। यद्यपि मेरा संबंध उस अल्पसंख्यक वर्ग से है जिसके सदस्यों के साथ इंसानों से भी बदतर सलूक किया जाता है, फिर भी मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समझता कि कानून और व्यवस्था के हस्तांतरण से अल्पसंख्यकों को कैसे नुकसान होगा। मेरा विचार है कि यदि विधायिका में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तो यह उनके हित में होगा कि कानून और व्यवस्था को हस्तांतरित कर दिया जाए। ऐसे हस्तांतरण से उन्हें उस विषय के प्रशासन पर नियंत्रण की शक्ति मिल जाती है जो उन्हें आरक्षण की स्थिति में नहीं मिलती। कहा जाता है कि मालिक की देख रेख में एक बदमाश व्यक्ति बिना देख रेख वाले ईमानदार व्यक्ति से बेहतर काम करता है। मैं सोचता हूं कि अल्पसंख्यकों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इस कथन में पर्याप्त सच्चाई है या नहीं, और मैं समझता हूं कि यदि वे विचार करेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि ऐसी जिम्मेदारी से मुक्त अत्यधिक अनुकरणीय व्यक्ति की अपेक्षा वे ऐसे निम्न श्रेणी के अधिकारियों को पसंद करेंगे जिन पर वे प्रभाव डाल सकें। अब अंतिम पैराग्राफ हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पासा लिखते हैं कि अल्पसंख्यक लोग हस्तांतरण की तुलना में आरक्षण को क्यों पसंद करते हैं। मैंने एक बार पुनः हम आपको याद दिला दें, दोहरी शासन व्यवस्था में एक पक्ष है आरक्षित पक्ष और दूसरा है हस्तांतरण पक्ष। यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हस्तांतरण की भूमिका की तुलना में आरक्षित पक्ष को ज़्यादा पसंद करते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है, विधायिका में उनका प्रतिनिधित्व इतना कम है कि वे महत्वहीन हो जाते हैं। अल्पसंख्यकों को एक तरफ आरक्षण और प्रतिनिधित्व के अभाव तथा दूसरी तरफ हस्तांतरण और पर्याप्त प्रतिनिधित्व में से चुनाव करना है। यहाँ भी पहले विकल्प की अपेक्षा दूसरा विकल्प उनके लिए अधिक लाभदायक समझा ही जाना चाहिए, यानी कि हस्तांतरण की तुलना में वो आरक्षण को ज़्यादा पसंद करते हैं। अतः कानून और व्यवस्था के हस्तांतरण का विरोध करने के बदले पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर जोर देना अल्पसंख्यकों के हित में होगा। लेकिन यदि अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बाद भी यह डर दूर नहीं किया जा सकता कि कानून और व्यवस्था के खराब प्रशासन से उनको हानि हो सकती है, तो मैं अपनी सिफारिश में एक शर्त जोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके अनुसार यदि विधान परिषद में कोई 40% अल्पसंख्यक भी वोट द्वारा ये तय करें कि कानून और व्यवस्था को आरक्षित विषय होना चाहिए, तो इसे हस्तांतरित विषयों की सूची में से निकाल दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव को बहुमत के प्रस्ताव से तरजीह देता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि 20 अगस्त 1917 की घोषणा में उल्लिखित उत्तरदायी शासन का सिद्धांत लागू करना है तो कभी न कभी कानून और व्यवस्था के विषय को हस्तांतरित विषय बनाना होगा। प्रस्ताव तुरंत हस्तांतरण करने के मार्ग में बाधक नहीं है। साथ ही यदि अनुभव से पता चले कि इसके बारे में जो डर था वह सही है तो हस्तांतरण को रद्द करने की संभावना को भी नहीं नकारता। आज का अम्बेडकर संदेश यहीं तक। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न, दोहरी शासन व्यवस्था क्या है जो सन 1919 से लेकर 1935 के बीच भारत में लागू रही। उस दोहरी शासन व्यवस्था के बारे में आप 1 लाइन 2 लाइन जितना भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सम्मानित साथियों, लंबा अम्बेडकर संदेश हुआ है, आपने अंत तक वाच किया, धैर्य के साथ वाच किया, निश्चित तौर पर आप साधुवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर शेयर कीजिएगा इस अम्बेडकर संदेश को। दीजिए इजाजत। आप हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।